देश की आज़ादी में। सच्चाई ये है, में इनको पता चल गया। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। इनके राज में सिखों के गले काटे गए। 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। संविधान के 75वें साल में प्रवेश करने पर देश की संसद में चर्चा हो रही है। आज चर्चा का दूसरा और आखिरी दिन है। अब से थोड़ी देर में इस चर्चा का जवाब पीएम मोदी देने वाले हैं। लेकिन सवाल है कि क्या अब तक संविधान पर ही चर्चा हुई या इसके नाम पर अपना अपना नैरेटिव सेट किया गया। नाम तो विपक्ष ने संविधान का लिया, लेकिन इसके बहाने एजेंडा चलाया तुष्टीकरण का। कल पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा सदन में बोली और आज उनके भाई और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने बोला तो जिक्र संविधान का ही किया, लेकिन फिर चले गए उन्नाव, संभल और हाथरस। पहले सुनिए कैसे संभल का नाम लेकर एजेंडा सेट किया गया। किसानों youngsters from Sambal came to see me. Innocent people, they had done nothing. They were just, वो बस पास में थे। 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने, उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली। पहले प्रियंका और फिर राहुल गांधी ने पुलिस पर गोली चलाकर मारने का आरोप लगाया, लेकिन सवाल है कि इसका कोई सबूत है तो सामने क्यों नहीं रखते, और अगर सबूत नहीं है तो फिर क्या ये सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए बोला गया। संभल से बात आगे बढ़ी तो उन्नाव और हाथरस तक जा पहुंची। कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है। गैंग रेप होता है। 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सबके बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती। मैं उस बच्ची के पिता से मिली। उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसके पिता को बाहर से घर के बाहर घसीट कर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी, मुझे न्याय चाहिए। उसके पिता ने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा, बेटी अकेले मत जाओ, छोड़ दो ये लड़ाई। लेकिन उसकी बेटी ने उसको जवाब दिया कि नहीं पिताजी, मैं अकेली जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, ये मेरी लड़ाई है, मैं इसको लड़ूंगी। ये लड़ने की क्षमता, ये हिम्मत उस लड़की को और करोड़ों भारत की नारियों को हमारे संविधान ने दी। राहुल और प्रियंका गांधी दोनों ने ही संविधान का नाम लेकर पहले मुस्लिम फिर दलित वोट बैंक का एजेंडा सेट किया। इससे पहले चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी ने सावरकर को कोट करके की, जिसका तगड़ा जवाब अनुराग ठाकुर ने दिया।
Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. कुछ लोग संविधान तो हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि उसके पन्ने तक कितने हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खोला ही नहीं। आज मैं क्योंकि ये संविधान जो राहुल जी सब तरफ दिखाते हैं सर, शायद इन्होंने इसके 2 पन्ने भी खोलकर नहीं देखे। बात सावरकर तक गई तो बीजेपी ने हमला बोल दिया और राहुल पर सावरकर के अपमान का आरोप लगाकर तीखे सवाल पूछे। वीर सावरकर जैसे राष्ट्रभक्तों का अपमान, यही राहुल गांधी की पहचान। आज राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बोलते वक्त फिर से वीर सावरकर जी का अपमान किया है। वैसे इंदिरा जी तो प्रशंसा के पुल बांधती थी, तो क्या राहुल गांधी ने इंदिरा जी को और उनके सोच को, विचारों को त्यागने का काम किया है? बात सिर्फ इतनी नहीं, कल अखिलेश के संभल पर बोलने के बाद उनके वहीं के सांसद खड़े हुए तो संविधान पर चर्चा के बहाने पर्सनल एजेंडा सेट किया। लोगों को भड़काने के आरोप में उन पर केस हुआ है, जिसका दर्द उन्होंने देश की संसद में निकाला। मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं था। जनता के बीच में जाकर के आपके जवाबदेही बनती है, और मैंने अपनी जनता को आवाज को उठाने का काम किया, तो क्या गलत किया था? आज मैं चाहता हूं उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, जो जिन्होंने ज्यादती की है उनको सजा मिलनी चाहिए। और आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउड स्पीकर से दे दी थी। अफसोस है कि आज हमारे साथ ऐसी ज्यादती हो रही है देश और मुल्क के अंदर। जिस तरह से हमारे लोगों की हिफाजत नहीं की जा रही, एक मॉब लिंचिंग सिर्फ धर्म के नाम पर, अगर कोई मुस्लिम है, ओबीसी है या पिछड़ा समाज का, एससी समाज का है, तो नाम पूछ कर करके उसकी हत्या कर दी जाती। पुलिस पर गोली चलाकर मारने का आरोप लगाया, लेकिन सवाल है कि इसका कोई सबूत है तो सामने क्यों नहीं रखते? और अगर सबूत नहीं है तो फिर क्या ये सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए बोला गया? संभल से बात आगे बढ़ी तो उन्नाव और हाथरस तक जा पहुंची। कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है। गैंग रेप होता है। 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं, और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सबके बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती। मैं उस बच्ची के पिता से मिली। उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसके पिता को बाहर से घर के बाहर घसीट कर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी मुझे न्याय चाहिए। उसके पिता ने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा बेटी अकेले मत जाओ, छोड़ दो ये लड़ाई। लेकिन उसकी बेटी ने उसको जवाब दिया कि नहीं पिताजी, मैं अकेली जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, ये मेरी लड़ाई है, मैं इसको लड़ूंगी। ये लड़ने की क्षमता, ये हिम्मत उस लड़की को और करोड़ों भारत की नारियों को हमारे संविधान ने दी।